सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सामान्य निर्देश। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए होते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें से आपको 15 मिनट जो है वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड ए और खंड व। खंड ए के अंतर्गत आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपको OMR सीट पर करने हैं। और OMR सीट को भरने के लिए आपको नीले या काले किसी एक ही पेन का यूज़ करना होगा। और आपने जो गोला काला कर दिया है उसको आपको किसी भी प्रकार के इरेजर या वाइटनर से मिटाना नहीं है। उसके बाद रखा जो आपका खंड वह है वो 50 अंकों का होगा। उसके अंदर आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, सरस्वती युग किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती जो पत्रिका है वो है आपकी द्विवेदी युग की। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें दे रखा है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो इसका आपके जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपके प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के जो आपके जो लेखक हैं वो हैं आपके दौलत राम। शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो हैं आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, कलकत्ता पीकिंग किस विद्या की रचना है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका माखन लाल चतुर्वेदी। तो जैसे आपका बी, इसका बी क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी नंबर का आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के आगे आपको जो बी वाला गोला होगा उस बी वाले गोले को हम क्या कर देंगे, ब्लैक या ब्लू पेन से क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, निकाला कर देंगे उसको। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं OMR सीट के ऊपर, आपको इसमें कॉपी में नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है भूषण किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर आपका है रीतिकाल। तो इसमें जैसे बी वाला ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, बी वाले गोले को काला कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, इनमें से महाकाव्य है, इनमें से कौन सा आपका महाकाव्य है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साकेत। साकेत जो है वो क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी आपके जो कवि नहीं है वो आपके जयशंकर प्रसाद। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपको क्या है, ए वाला गोला यहाँ पर OMR सीट के अंदर काला करना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आपका जो आंसर है 90 का हो जाएगा आपका अवधी भाषा में लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वाले गोले को काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दे रखा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका आपका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कोसानी अल्मोड़ा के अंतर्गत। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको क्या करना है, ए वाले गोले को OMR सीट के अंदर काला करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका लिया गया है रस से। हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है? यानी कि हास्य रस की जो परिभाषा है वो ये है, किसी व्यक्ति या वस्तु की आकृति देखकर, उसकी वेशभूषा देखकर, उसकी चेष्टा, इन सभी को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं हास्य रस। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास। तो हास्य रस के अंतर्गत आपको ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 12वें का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 का ए वाला गोला काला कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर आपको 13 दे रखा है। इसमें क्या रखा है, सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठे का आपके दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, परि उपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है, यानी कि जो परि शब्द है, परि है, वो इनमें से कौन से शब्द में यूज नहीं किया गया है, ये हमें बताना है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिंदा। परिंदा में जो आपका है परि उपसर्ग का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी वाले गोले को काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 15 दे रखा है, तुव्य किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा है, सप्तमी है और एक वचन। तो हम क्या करेंगे, इसमें डी वाला गोले को काला कर देंगे। अगला आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास के अंतर्गत संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार भुजाओं का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, आज का तत्सम है। तो आज का जो तत्सम है, तत्सम उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में हम उन्हें वैसे ही बोल देते हैं जैसे लिखे हुए हैं। तो आज का जो तत्सम शब्द है वो है आपका अध्यय। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए वाले गोले को काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, नहीं बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका निषेधवाचक वाक्य जो है वो इसका भेद नहीं है। ये जो आपके क्वेश्चन है उन सभी को आपको ओएमआर शीट के अंदर ही करना है। और 19 से आपका घायल हंस उड़ न पाया, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है, घायल हंस से उड़ाने गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो 20 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आस पास, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके जो जितने भी 1 से लगा के 20 तक के विकल्प हैं वो आपको करने हैं ओएमआर शीट के अंदर। और ओएमआर शीट भरने के लिए आपको केवल ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, किसी एक पेन का, यानी कि आपको दोनों पेन यूज़ करने हैं, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ करें या आप केवल ब्लू पेन यूज़ करें। और जो आपने ऑप्शन एक बार भर दिया, गोला काला कर दिया, उसको हमें यहाँ पर मिटाना नहीं है। अब आपका आता है खंड व। अब ये आपका जो खंड व है ये क्या आपके वर्णात्मक प्रश्न है, और वर्णात्मक प्रश्न जो है आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत करने हैं। ये आपका क्वेश्चन ओएमआर शीट में नहीं करने, क्योंकि ओएमआर शीट में केवल आपको 1 से लगा के 20 तक के विकल्प करने हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, वो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है। तो ये आपका जो गद्यांश है वो लिया गया है आपका वो संदर्भ हम किस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उस चैप्टर का नाम लिख देंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय संस्कृति और उसके अद्वितीय अस्तित्व के बारे में इसमें बताया गया है। फिर क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या हम केवल उसी की करेंगे जिसके नीचे ये लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें जिस भी लाइन की यहाँ से लगाकर और यहाँ तक के क्या है अंडरलाइन खींची हुई है, तो हमें केवल इसी की व्याख्या करनी है, और जो ऊपर वाले लाइन है इनकी हमें व्याख्या नहीं करनी है। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका आंसर आपको इसी में छांट कर लिखना है। अब यहाँ आपके 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन आपके क्या है, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक पैराग्राफ देखने के लिए और मिल जाएगा। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है इसका भी क्या नाम है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और धर्मचक्र मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो इसी में छांट के लिखना है। तो इसका आपका जो गद्यांश का संदर्भ है, तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया आपका ममता पाठ से। किससे लिया गया है, ममता पाठ से लिया गया है। और इसके आपके जो राइटर हैं वो कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद। ममता पाठ से आपका 24 फरवरी के दिन एक ना एक पैराग्राफ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और ममता पाठ के आपके जितने भी पैराग्राफ हैं
उन सभी की व्याख्या एक बार पढ़कर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन कह रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो हमें इसी में से करनी है। फिर धर्मचक्र कहाँ पर है, तो हमें ये क्या करना है, इसी को पढ़ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडर रहा था। तो धर्मचक्र कहाँ पर स्थित है, काशी के उत्तर में। हम केवल क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि काशी के उत्तर में स्थित है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश, ये आपका काव्य में से है, तो कि हम काव्य वाले को बोलते हैं पद्यांश और गद्य वाले को हम बोलते हैं गद्यांश। इनमें से किसी एक पर ही आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चैप्टर से लिया गया है और इसमें इस पैराग्राफ के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, उपयुक्त या उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है। तो ये आपका जो पद्यांश है वो लिया गया है सूरदास के पद से। किससे लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है और इसके आपके जो राइटर हैं वो सूरदास ही हैं। तो जब सूरदास के पद से लिया गया तो सूरदास ही इसके राइटर होंगे। अब रेखांकित अंश की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। संदर्भ आप जानते लिखना कैसे लिखना है कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सूरदास के पद से लिया गया है, इस तरह से हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उपर्युक्त पद्यांश में से किसकी वाल किरणाओं का वर्णन हुआ है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत सूरदास ने जो है वो श्री कृष्ण के वाल किरणाओं का वर्णन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका वर्णन किया है, श्री कृष्ण की बाल किरणाओं का। यानी जो श्री कृष्ण थे जब वो छोटे थे तो वो बचपन में क्या नादानियाँ करते थे, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके नीचे आपको अथवा में एक पैराग्राफ और दे रखा है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है इस पैराग्राफ को पढ़ना है और हमें ये पता लगाना है कि जो पैराग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है। उससे आगे का जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर दे रखा है, 4 लाइनें यहाँ दे रखी हैं, 4 लाइन यहाँ है और 4 लाइन आपकी पीछे दे रखी थी। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 12 लाइनें दे रखी है। तो 12 लाइन को पढ़कर अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है तो आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या कर रखा है पहले वाले में कि महाराणा प्रताप किसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका आंसर आप यहीं से छांट कर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है महाराणा प्रताप के रौद्र रूप में किसका के दर्शन को दर्शाया गया है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है वो किस टाइप का दे रखा है। ये आपका संस्कृत से लिया गया है। तो इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है। किससे लिया गया, प्रबुद्धो ग्रामीण से ये वाला पैराग्राफ लिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद कर देंगे। अनुवाद में क्या करेंगे, इसको हमें पढ़ना है और इसका हमें हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। तो ये आपका जो चैप्टर से लिया गया है वो लिया गया है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण से। अगर आपसे ये वाला पैराग्राफ नहीं होता है तो इसके आपके हाथों में एक पैराग्राफ और दे रखा है, आप इस पैराग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका हमें क्या लिखना है, संदर्भ और अनुवाद करना है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका किससे, भारतीय संस्कृति से। अगर आपने पढ़ रखी संस्कृत तो आप पहचान लेंगे कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और भारतीय संस्कृति और वाराणसी वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है कि किसी एक, आपको 2 श्लोक दे रखे हैं, किसी एक ही श्लोक का हमें क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और पता लगाना हमें ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका जीवन सूत्राणी से। कहाँ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी से लिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी से लिया गया है। इस प्रकार से इसका संदर्भ लिख देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसका अनुवाद कर देंगे। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो इसी के नीचे आपको एक श्लोक और दे रखा है और ये श्लोक आपको किस चैप्टर से लिया गया है आपको पहचानना है। तो ये आपका जो श्लोक है वो लिया गया आपका वाराणसी चैप्टर से। अब इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको 25 दे रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का हमें क्या करना है, उत्तर करना है।
अभी आपको जो खंड काव्य वाला प्रश्न होता है वो हर ज़िले के अनुसार अलग अलग होता है। तो आपके ज़िले में आप जो सा भी खंड काव्य वाला प्रश्न पड़ता है आप उसी को सोल्व करेंगे। और आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे ज़िले में कौन सा है, तो आप अपने विषय अध्यापक से पता कर लें या आपकी किताब में ये लिखा होगा कि कौन सा खंड काव्य वाला जो प्रश्न है वो किस ज़िले के अंतर्गत आता है। सपोज़ करो आप जैसे कि आते हैं ज़िले बिजनौर में, तो ज़िला जो बिजनौर है उस ज़िला बिजनौर के अंतर्गत आपको करना पड़ता है सत्य की जीत। किसका करना पड़ता है? तुमुलखंड काव्य, जैसे मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है। इस खंड काव्य में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी क्या बताया था कि अगर सपोज़ करो आप बिजनौर ज़िले के अंतर्गत हैं, तो बिजनौर ज़िले के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन करना है खंड काव्य में से, वो करना आपको तुमुलखंड काव्य वाला। अगर आप तुमुलखंड काव्य के स्थान पर ये कर दोगे मातृभूमि वाला, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाएंगे। तो आपको अपने इस क्वेश्चन के जो आंसर अगर लेने हैं, तो आप अपने विषय अध्यापक से ये पता कर लें कि आपके ज़िले के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन खंड काव्य में से करना है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, आपके इसमें एक से अधिक क्वेश्चन याद हो सकते हैं, लेकिन आपको करना केवल वही है जो आपके ज़िले के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें रखा किसी एक लेखक का क्या करना है, हमें जीवन परिचय लिखना है। जैसे आपको देखा है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। ये चारों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के लिए। और 24 फरवरी के दिन आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद या आचार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं और आपका याद भी पहले से होगा। इसके बाद आता है आपका किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन चारों में से केवल आपको एक ही करना है। जैसे कि आपको सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 24 फरवरी के लिए। 24 फरवरी के लिए आपको मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत में से एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको दे रखा है अपनी क्वेश्चन नंबर 27 कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कंठस्थ, मतलब कि जो आपकी याद का श्लोक है वो लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। यानी कि जो इस पेपर में नहीं आया आपको वो श्लोक लिखना है। इसलिए आपको जो 2 श्लोक याद करने हैं, आपको करने हैं 2 श्लोक। अगर मान लो एक श्लोक आपका पेपर में आ जाता है तो आप दूसरा श्लोक को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक 2 श्लोक याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर आपको 28 दे रखा है, आप V22 कुंज निवास कानपुर, यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, और मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखना है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दें, अगर आपसे ये नहीं होता है तो इसके नीचे आपको दे रखा है अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम को क्या करना है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब इसमें क्या रखा अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है संस्कृत में। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन याद हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर है, एक केन किम वर्धते वाला चैप्टर है, उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक आपका वाराणसी वाला चैप्टर है, और एक आपका चंद्रशेखर वाला चैप्टर है। तो इन चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 4 क्वेश्चन देंगे, केवल आपको इसमें 2 ही करने हैं, तो आपके 2 ना 2 तो याद के हो ही जाएंगे। अब इसके बाद आता है आपका निबंध। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 30, और यहाँ पर क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण, शिक्षा में खेलकूद का क्या स्थान है, सड़क सुरक्षा, विज्ञान का सदुपयोग और अनुशासन की समस्या। तो निबंध देखो ये तो ऐसी चीज़ होती है कि आपका याद का आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, क्योंकि निबंध जब पेपर बना जाता है तो निबंध इस आधार पर बनाया जाता है कि जो बच्चा है, ये स्टूडेंट है, उसकी विचार शैली कैसी है और वो अपने विचारों को निबंध के माध्यम से किस प्रकार से प्रकट कर सकता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है जनसंख्या विस्फोट वाला, तो जनसंख्या विस्फोट के लिए मैं आपको बताता हूँ एक प्लस पॉइंट इसके अंतर्गत है। अगर आपको जनसंख्या विस्फोट वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप परिवार नियोजन से संबंधित जो क्वेश्चन है, आपका साइंस के अंदर भी है, परिवार नियोजन की विधियाँ भी हैं उसके अंतर्गत, एक स्थायी विधि है और अस्थायी विधि है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसमें जो आपको सही है वो अनुशासन की समस्या और विज्ञान का सदुपयोग, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सन 2025 की परीक्षा के लिए।
तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन मेरे ही बताए आएंगे, आपने जितनी तैयारी कर रखी है आप वो भी तैयारी करें और मेरे बताने से आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर लें। तो ये केवल आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।